जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी के एग्ज़ाम टाइम पर। दोस्तों, हमारे द्वारा जो 3 नंबर की सीरीज चला जा रही है मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, तो आज जो हमें संविधान का अंतर्गत हमने जो 3 नंबर के पिछले प्रश्नों की चर्चा की थी, तो आप वो पुराने लेक्चर में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। और आज जो है हम संविधान की जो इकाई 3 है, जिसके अंतर्गत हमें 73वां और 74वां संविधान संशोधन से 3 नंबर के कौन कौन से संभावित प्रश्न बन सकते हैं, उनकी चर्चा करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न ही पूछ सकते हैं, स्थानीय स्वशासन क्या है। ठीक है। स्थानीय स्वशासन क्या है, पहला प्रश्न ही पूछ सकते हैं। तो आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो। अगर कभी भी अगर आपको उत्तर नहीं समझ आ रहा है ना, तो आप शब्दों को तोड़ें, है ना। शब्दों को तोड़ोगे तो आपके खुद ब खुद उत्तर सामने निकल कर आएगा। ठीक है। तो उस प्रकार से क्या है कि एक अच्छे से उत्तर भी लिख पाओगे और आप शब्द का अर्थ बता पाओगे। क्लियर। तो पहला क्या है, स्थानीय स्वशासन क्या है, तो स्थानीय लोगों द्वारा शासन। मतलब स्थानीय स्वशासन क्या है, माने स्थानीय लोगों, जहाँ जहाँ के जो लोग हैं उनके द्वारा शासन, वहीं का शासन वहाँ के लोगों के द्वारा चलाना ही स्थानीय स्वशासन कहलाता है। क्लियर। दूसरी बात, घटक क्या है ना, पंचायती राज और शहरी निकाय। ठीक है। तो इसके घटक हो गए। जैसे स्थानीय स्वशासन वर्ड कहीं भी आ जाए, तो आपके मन में सीधा सा एक पिक्चर क्लिक होती होगी माइंड में, कि एक तो या तो ग्राम पंचायत या फिर नगर पालिका या नगर निगम जैसी संस्था, है ना। तो अपन ने घटक बता दिए, पंचायती राज और शहरी निकाय। और विशेष भारत में 1992 में संवैधानिक दर्जा। ठीक है। भारत में 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से, है ना। शब्द सीमा का ध्यान में रखना है, इसी वजह से हमने सिर्फ यहाँ 1992 का जिक्र करते हुए प्रश्न को खत्म कर दिया है। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन की समस्याएं। अब स्थानीय स्वशासन की समस्याएं कौन कौन सी हो सकती है, ये प्रश्न आपको 5 नंबर में भी देखने को मिल सकता है ना। तो आप उस 5 पॉइंट को भी लिख सकते हो यहाँ पे, पाँच पाँच पॉइंट तैयार भी कर सकते हो आप। तो इस प्रकार से ये प्रश्न 5 नंबर में भी क्लियर हो जाएगा, है ना। तो हम इस प्रश्न की बात करते हैं, स्थानीय स्वशासन की समस्याएं कौन कौन सी होती है। जैसे कि अब आप भी कहीं ग्राम पंचायत या नगर पंचायत, है ना, जहाँ भी देखोगे या फिर नगर पालिका में देखोगे, तो आपको बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो हम कुछ प्रमुख समस्याओं की चर्चा करते हैं। पहली समस्या क्या है, बढ़ती दलगत राजनीति। अब आप जानते होंगे कि जो जो पंचायत और जो नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव होते हैं, तो इनमें कोई दल विशेष नहीं होता। जैसे इसमें बीजेपी, कांग्रेस या बहुजन समाजवादी पार्टी इस प्रकार का दल सीधे प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आपको भी पता है कि ये पार्टियां भाग लेती है ना। तो ये पहला पॉइंट हो गया, बढ़ती दलगत राजनीति। एक तो पहली समस्या ये हो गई। दूसरा, वित्त की कमी, है ना। अब जो है, इनको जो वित्त देता है वो राज्य विधानमंडल देता है, अर्थात तो जो भी राज्य की विधायिका होती है उनके अनुसार ये वित्त तय करते हैं ना। वैसे तो यहाँ इनके लिए राज्य वित्त आयोग सिफारिश करता है, लेकिन वो जो सिफारिश करता है वो बाध्यकारी नहीं होती, है ना। सरकार इनके अनुसार ही इनको वित्त की व्यवस्था करती है। तो ये वित्त भी पर्याप्त नहीं होता, तो एक वित्त की कमी और भ्रष्टाचार भी बता दिया अपन ने, है ना। और तीसरा बता दिया, पति पंच संस्कृति। तो ये जो होता है अक्सर ये ग्राम पंचायतों में देखा जाता है। जैसे कि अभी मध्य प्रदेश में जो पंचायतों में जो आरक्षण दे रखा है महिला को, 50% दे रखा। ठीक है। तो कहीं बहुत सारी ग्राम पंचायतों में ऐसा होता है कि जो महिला सरपंच होती है, लेकिन सारे काम जो होते हैं उनके पति करते हैं। ठीक है। तो ये से पति पंच संस्कृति हो गई। तो ये 3 मूल समस्याएं बता दी हमने, है ना। तो हमने क्या क्या बता दिया, बढ़ती दलगत राजनीति, वित्त की कमी और भ्रष्टाचार, है ना, और पति पंच संस्कृति। क्लियर। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन 1992, है ना। अगर 3 नंबर में सीधे से पूछेगा वो 73वां संविधान संशोधन 1992, है ना, या फिर डायरेक्टली पूछ लेगा कि 73वां संविधान संशोधन, 3 नंबर में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो क्या है, पहला आपने बता दिया, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा। अब 73वां संविधान संशोधन जो है वो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देता है। या फिर आप ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो कि किस समिति की सिफारिश पर आया। दूसरा, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, मतलब इसी संविधान संशोधन के माध्यम से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसमें 29 विषयों का उल्लेख है, जिन पर कानून बनाने की शक्ति और उन पर शासन संचालन की शक्ति पंचायतों को दे रखी है ना। तो वो 29 विषय का हमने जिक्र कर दिया। फिर तीसरा, भाग 9 जोड़ा गया, है ना। तो भाग 9 जोड़ा गया अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। तो ये तीनों हमने पॉइंट कवर किए यहाँ पर। ठीक है। तो आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, इस प्रकार लिख सकते हैं आप 3 नंबर के प्रश्न को। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग, है ना। अब ये जो राज्य वित्त आयोग होता है, ये नगर पालिकाओं के लिए अलग होता है और ग्राम पंचायत के लिए अलग होता है। अर्थात ये जो है
ये दो दो इसका जो वर्णन है वो दो आर्टिकल्स में, एक तो 243 आई और एक 243 वाई में भी वर्णन है, लेकिन वो वहाँ जो वर्णन है वो शहरी निकायों के लिए। वो जहाँ यहाँ जो 243 आई में जो वर्णन है वो ग्राम पंचायत के लिए है ना। तो दो प्रकार के अनुच्छेदों में इसका वर्णन है, लेकिन आयोग एक ही होगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 243 आय के तहत गठन, ठीक है ना, ध्यान में रखना है। 243 वाई के तहत भी इसी का गठन होता है। क्लियर। फिर दूसरा कार्य क्या होता है इसका, राज्य व स्थानीय शासन के बीच में राजस्व वितरण की सिफारिश। हमने कार्य बता दिया इसका, ठीक है। और फिर संरचना, तो आप इसकी संरचना भी बता सकते हो यहाँ पर कि एक अध्यक्ष होते हैं है ना, और अन्य सदस्य होते हैं। क्लियर। और दूसरी बात, अगर आप कोई और पॉइंट भी ऐड करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो हमने संरचना की जगह अगर आप कोई विशेष पॉइंट ऐड करना चाहते हैं, जैसे वर्तमान अध्यक्ष बताना चाहते हो, तो वो पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। हमने इसीलिए नहीं लिखा है यहाँ पर कि आप कोई अन्य पॉइंट भी ऐड कर सकते हो, है ना। क्लियर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। अब राज्य निर्वाचन आयोग क्या है, तो अनुच्छेद 243 के तहत गठन, ठीक है, राज्यपाल द्वारा गठन। यहाँ हमने बात बता दी किसके द्वारा गठन होता है, राज्यपाल के द्वारा गठन। और कौन सा आर्टिकल में वर्णन है इसका, अनुच्छेद 243 के में वर्णन है। इसका कार्य क्या होता है, स्थानीय शासन के चुनाव संपन्न करवाना। अर्थात दो दो प्रकार के चुनाव आयोग होते हैं, एक तो केंद्रीय चुनाव आयोग है ना, और एक ये होता है राज्य निर्वाचन आयोग, है ना। दो निर्वाचन आयोग होते हैं। तो जो राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है ये स्थानीय स्वशासन के जो चुनाव होते हैं उनको संपन्न करवाने का कार्य करता है। तो हमने ये बता दिया। और तीसरा क्या है, मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग, तो हमने तीसरा पॉइंट ये बता दिया। अब जो भी वर्तमान समय में रहेंगे आप उनका नाम लिख सकते हो, है ना। तो वर्तमान में शायद बसंत प्रताप सिंह है, या तो आप उनका नाम लिख सकते हो, और भविष्य में जो भी रहेंगे, है ना, भविष्य में जो भी वर्तमान निर्वाचन आयुक्त रहेंगे आप उनका नाम लिख सकते हो। क्लियर। या फिर आप यहाँ पर संरचना भी लिख सकते हो, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है ग्राम सभा, ठीक है। अब ग्राम सभा क्या होती है देख लेते हैं इसको। अगर 3 नंबर में ग्राम सभा पूछ ली जाए तो आप कैसे लिख सकते हैं। तो ग्राम सभा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका विशेष अनुच्छेद में महत्व वर्णन है, सॉरी, इसका विशेष अनुच्छेद जो है उसमें वर्णन है, इसलिए ग्राम सभा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है 3 मार्कर के हिसाब से, ठीक है। तो वर्णन बता दिया हमने, अनुच्छेद 243 में वर्णन। अब ये क्या होती है, तो ये मतदाता सूची में सम्मिलित लोगों का समूह होता है। जैसे किसी भी ग्राम में, ग्राम तो यहाँ ही क्या है, ग्राम वर्ड, ठीक है। तो किसी भी ग्राम में जो मतदाता सूची होती है उसमें जो भी मतदानकर्ता के नाम होते हैं, तो उसी उन्हीं लोगों का समूह क्या कहलाता है, ग्राम सभा कहलाती है। और इसका कार्य क्या होता है, ग्राम पंचायत स्तर के स्थानीय कार्य। अब इसी के माध्यम से समय समय पर इसकी बैठकें होती है ना, और वो कार्यों का समीक्षा करते हैं, कार्य कौन कौन से करने होते हैं उनकी बात करते हैं। तो हमने ये तीसरा पॉइंट क्या बता दिया, ग्राम पंचायत स्तर के स्थानीय कार्य, ये इसके कार्य होते हैं। क्लियर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत की त्रिस्तरीय संरचना, ठीक है। जो त्रिस्तरीय संरचना है उसका जो मॉडल दिया था बलवंत राय मेहता ने दिया था, है ना। तो उसकी त्रिस्तरीय संरचना क्या है, तो हम इस प्रश्न को आप ऐसे लिखोगे, ठीक है, ऐसे लिखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। स्तर बताना है पहले तो, ठीक है, फिर संरचना बतानी है, फिर प्रमुख बताने हैं, और फिर निर्वाचन कैसे होता है इनका, इस प्रकार बताएंगे। तो त्रिस्तरीय संरचना अर्थात त्रिस्तरीय संरचना पूछ सकते हैं, या तो आप सीधे लिख दो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, या फिर आप इस प्रकार भी लिखोगे तो ये काफ़ी प्रभावी होगा, है ना। तो पहले तो अपन स्तर बताएंगे, क्या, ग्राम स्तर, ठीक है। फिर संरचना कैसी होती है, ग्राम पंचायत। तो ग्राम स्तर पर क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है, इसका प्रमुख कौन होता है, सरपंच होता है। और चौथा क्या होगा, इसका निर्वाचन जो होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो हमने 4 पॉइंट बताए कि पहला स्तर क्या है, ग्राम स्तर है, फिर संरचना क्या होती है, इस पर कौन सी बॉडी होती है, ग्राम पंचायत होती है, और तीसरा इसका प्रमुख कौन होता है, सरपंच होता है, और चौथा हमने बताया प्रत्यक्ष। ऐसे ही खंड स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत होती है, जिसका अध्यक्ष, प्रमुख जो होता है इसका अध्यक्ष कहलाता है, और इसका चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। फिर तीसरा जिला स्तर पर जिला पंचायत होती है, इसका भी अध्यक्ष होता है प्रमुख, और इसका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को लिख सकते हो, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 11वीं अनुसूची, ठीक है। तो 11वीं अनुसूची शायद मुख्य परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये कब जोड़ी गई, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई, ठीक है। तो अपने पहला क्या बता दिया कि ये कब जोड़ी गई, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। दूसरा पॉइंट क्या है, पंचायती राज का गठन व शक्तियाँ। अब इसमें इसमें क्या वर्णन है, पंचायती राज का गठन व शक्तियाँ, है ना। इनमें 29 विषयों का उल्लेख है, तो 29 विषयों पर क्या 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 कानून बना सकती है पंचायत, तो उनका उल्लेख है। आप ब्रैकेट में यहाँ पे 29 विषय लिखोगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। आप इस प्रकार लिख सकते हैं, है ना। आप खुद से भी सोचोगे तो
उत्तर और बेहतर होगा, ठीक है। और तीसरा, पंचायतों को 29 विषयों पर शासन संचालन। तो हमने ऊपर या विषयों की चर्चा कर दी थी, यहाँ पर आप कुछ और पॉइंट भी ऐड कर सकते हो कि इनको जो है विभिन्न विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है ना। तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो इस उत्तर को। तो इस प्रकार से ये उत्तर लिखा जा सकता है। फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है बलवंत राय मेहता समिति। क्या है बलवंत राय मेहता समिति, अगर 3 नंबर में पूछ लिया जाए तो इसका गठन 1957 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, बलवंत राय मेहता। अपने पहला पॉइंट क्या बताया, गठन, और ब्रैकेट में बता दिया इसके अध्यक्ष। दूसरा, उद्देश्य क्या था, है ना। अगर कोई भी समिति आए ना तो आप कोशिश करें कि आप उसको ऐसे ही लिखिए, ठीक है। पहले गठन बताएं कब हुआ था, है ना, ब्रैकेट में कोशिश करें कि जो अध्यक्ष है उनका नाम लिख दे। फिर दूसरा, उद्देश्य बताएं उसका कि इसका उद्देश्य क्या था, समिति के गठन करने का उद्देश्य क्या था, तो आप दूसरा उद्देश्य बताएं, है ना। तो इसका उद्देश्य क्या था, सामुदायिक सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा। 1952 में एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम लॉन्च हुआ था केंद्र सरकार का, तो उसकी समीक्षा करना ही इसका उद्देश्य था, ठीक है। अब विशेष क्या है, इसी की सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायत संरचना की स्थापना। तो इसी की सिफारिश पर राजस्थान के नागौर में पहली पंचायत की स्थापना हुई थी, है ना। तो इसी की सिफारिश पर ही त्रिस्तरीय पंचायत को मॉडल अपनाया गया। तो ये 3 बात बता दी हमने, क्लियर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत, है ना। अब ग्राम पंचायत अगर 3 नंबर में आ जाए तो कैसे लिखना है, तो ग्राम स्तर पर संचालन हेतु का, ग्राम स्तर पर जो संचालन हेतु जो संस्था होती है उसे ग्राम पंचायत कहते हैं। फिर 1,000 की आबादी पर गठन होता है इसका, ठीक है। 1,000 की आबादी पर सामान्यतः इसमें इसका गठन होता है। फिर कार्य क्या है, स्थानीय स्तर के कार्य व जन भागीदारी, है ना। तो इसके स्थानीय स्तर के जो भी कार्य रहेंगे, सड़क, पुल, जल, है ना, बिजली व्यवस्था, गरीबी उन्मूलन जैसे कार्य जो रहेंगे वो ग्राम पंचायत करेंगे। और शक्ति कौन देता है इसको, 11वीं अनुसूची वो भाग 9। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप लिख सकते हो, क्लियर। तो आप इस प्रकार से इन प्रश्नों को लिख सकते हो। बस आज के लिए इतना ही। हमने जो 10 प्रश्न हैं इनको देख लिया है 3 नंबर के हिसाब से। और अगले वीडियो में हम जो भी है अगले 73वें और 74वें संविधान संशोधन से संबंधित कौन कौन से संभावित प्रश्न बन सकते हैं उनकी चर्चा करेंगे। इकाई 3 के 2 से 3 वीडियो और लेक्चर आएंगे। इसके बाद इकाई 3 भी समाप्त हो जाएगी, उसके बाद हम इकाई 4 की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।